और टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, पहले ये जान लेते हैं कि टैक्स क्या होता है। तो बेसिकली सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो जैसे हमें घर चलाने के लिए इनकम की ज़रूरत होती है, वैसे ही गवर्नमेंट को देश के खर्चे चलाने के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ती है और वो रेवेन्यू वो टैक्स से कलेक्ट करते हैं। सो टैक्स दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि किसी भी टैक्स पेयर के इनकम या वेल्थ पे कलेक्ट किया जाता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो भी हम सर्विसेज अवेल करते हैं या फिर जो भी हम गुड्स परचेस करते हैं उस पे जो टैक्स हम पे करते हैं, जैसे कि जीएसटी हो या फिर कुछ गुड्स इंपोर्ट किए हो तो उसका कस्टम ड्यूटी होता है। तो दोज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली डायरेक्ट टैक्सेस और उससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स या फिर उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में। गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करती है, तो इसका यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट कैसे करता है? यूटिलाइजेशन करने के मामले में अगर देखा जाए तो देश चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, जैसे डिफेंस है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या फिर वाटर डैम्स क्रिएट करना है, सड़क है, बिजली है, तो ऐसे सारे खर्चों के लिए गवर्नमेंट को जो पैसा लगता है वो हमारे ही टैक्स से वो यूटिलाइज कर देते हैं। ऑलराइट, ये तो हो गया टैक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इनकम के बारे में। इनकम कई तरीकों की होती है, जैसे सैलरी है, रेंट है, कैपिटल गेन्स है। आपने अगर कहीं एफडी किया हो, सेविंग्स हो, तो उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो इनकम है। तो फॉर सिंपलिसिटी पर्पस इनकम टैक्स एक्ट में ये इनकम 5 अलग अलग हेड्स के अंडर डिवाइड किया गया हुआ है। तो हम देखते हैं 5 हेड्स कौन से होते हैं। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम पेंशन। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपके एम्प्लॉयर से आपको जो सैलरी आता है वो इस हेड के अंडर कंसिडर किया जाता है। उसमें कुछ भी हो सकता है, आपके सैलरी कंपोनेंट्स हो, परक्विजिट्स हो, एडिशनल आपको कुछ अगर फैसिलिटीज मिल रहे हो, जैसे ईसॉप होता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन होता है, लोन आता है, मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन अगर कंपनी आपको दे रही है, ऐसे जो कोई भी परक्विजिट्स होते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी और वो आपके इनकम फ्रॉम सैलरी में कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो, मतलब 65 प्लस, या फिर आपने रिटायरमेंट लिया हो, तो आपकी जो पेंशन आती है वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में आ जाता है। दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या आता है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो उस पर अगर कोई हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो तो वो भी डिडक्शन आपको इसी हेड के अंडर कंसिडर किया जाता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी है जो लेट आउट किया है, उससे आपको रेंट आ रहा है, तो उसका भी इनकम है जो इस हेड के अंडर कंसिडर होता है। तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब अगर आप प्रोफेशनल हो, कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपकी कोई खुद की बिजनेस है, दुकान है या फिर ऑफिस है जहाँ पे आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, माल बेचते हो, तो उससे जो कोई भी मुनाफा आपको आता है वो इस हेड के अंडर कंसिडर किया जाता है। चौथा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ कुछ कैपिटल एसेट्स डिफाइन किए हुए हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है, शेयर्स, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे कैपिटल एसेट्स अगर आपने परचेस किए हुए हैं और कुछ पीरियड के लिए आप होल्ड करने के बाद इसको बेचते हो, तो जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस जो आता है उसको बोला जाता है कैपिटल गेन, और अगर लॉस में बेचते हो तो कैपिटल लॉस। तो ये कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंडर कंसिडर किया जाता है। पांचवा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इट इज अ मिसलेनियस इनकम हेड। जो भी इनकम इन पहले 4 हेड्स जो हमने डिस्कस किए उसमें अगर कंसिडर नहीं होता है तो वो इस हेड के अंडर हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन एफडीज हो, अगर आपने कोई कोऑपरेटिव बैंक का अपने शेयर्स लिए हो तो उससे आया हुआ डिविडेंड हो, या फिर ऐसा कोई भी इनकम जो पहले 4 हेड्स के अंडर कंसिडर नहीं किया जाता। और ये 5 हेड्स मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, ये 5 हेड मिला के जो भी आपकी टोटल अमाउंट आती है उसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। इसके अलावा एक और भी है, गवर्नमेंट ने कुछ कुछ इनकम्स है जो एग्जम्प्ट करके रखे हुए हैं, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे कि इन पीपीएफ होता है, तो पीपीएफ का इंटरेस्ट फिलहाल के लिए उन्होंने एग्जम्प्ट किया हुआ है, या फिर शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स पे जो डिविडेंड आता है दैट इज एग्जम्प्ट इनकम, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम आपको वो इनकम डिस्क्लोज करना कंपलसरी हो जाता है। इट इज ओनली अ डिस्क्लोजर थिंग, आपको उस पर टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा, वो आपके ग्रॉस टोटल इनकम में कहीं पे भी कंसिडर नहीं किया जाता है। जैसे कि हमने देखा कि टैक्स हमें ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं लगता है,
गवर्नमेंट ने कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स या फिर कुछ कुछ एक्सपेंडिचर्स पे डिडक्शन अलाउ किए हुए हैं। जैसे कि अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो, सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करते हो, ईएलएसएस फंड्स में अगर इन्वेस्ट करते हो, या फिर मेडिक्लेम है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स है, तो उस पर भी 10,000 तक का डिडक्शन आता है। सेक्शन 80C इज अ वेरी पॉपुलर सेक्शन, जहाँ पे आपको पता होगा कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स है जहाँ पे 80C के अंडर आपको 1,50,000 तक का डिडक्शन आता है। ऐसे और कई सारे सेक्शंस हैं जिसपे कुछ कुछ मॉनेटरी लिमिट्स गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, जहाँ पे एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट पे आपको डिडक्शन मिलता है। और ये जो अमाउंट्स होते हैं या फिर ये जो आप स्पेंड करते हो या इन्वेस्ट करते हो, वो अमाउंट आपका ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करके जो नेट अमाउंट बचता है उस पे टैक्स आता है। तो ये नेट अमाउंट को बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम। इसके बाद में आता है रीबेट। रीबेट मतलब एक सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम मतलब ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो भी आपका इनकम आता है, वो इनकम अगर आपका 5 लाख या उससे कम है, तो गवर्नमेंट ने उस पर जो कोई भी टैक्स लगेगा उसको वेव ऑफ कर दिया है, और इस वेवर को बोलते हैं रिबेट। तो आपकी अराउंड अभी करंट अगर टैक्स स्लैब्स पकड़े जाए तो 5 लाख तक के इनकम पे टैक्स आता है 12,500 इफ यू आर बिलो 60 ईयर्स ऑफ योर एज। तो उस पर 12,500 का टैक्स आता है, देन इट इज कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ। तो 12,500 का आपको फुल्ली रिबेट मिल जाएगा। ऑलराइट, अब मुड़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, रिबेट। हाँ, और एक चीज, अगर आपका इनकम 5 लाख से ऊपर है तो रिबेट का फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं है। आपके लिए जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट्स रहेंगे उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और टैक्स के भी और कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि बेसिक टैक्स स्लैब के हिसाब से आपके टैक्सेस आते हैं। जैसे हम इस पर अलग भी एक वीडियो बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत डिटेल कंसेप्ट जाएगा। जैसे कि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, हम इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी टैक्स स्लैब्स के हिसाब से आपका टैक्स पेबल आता है उसके ऊपर सरचार्ज भी आ सकता है, रेंजिंग बिटवीन 10 to 15%। उस पर हेल्थ एजुकेशन सेस भी आ सकता है ऑफ 4% एक्सेट्रा। और ये सब कुछ मिला के आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी बनता है। अब इसके बाद में टैक्स पे करने के तरीके कौन से होते हैं कि एक तो है उसका टीडीएस, सेकंड है एडवांस टैक्स, और तीसरा है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो टीडीएस ये होता है विच इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब आपके हाथ में इनकम आने से पहले ही जो भी आपको पेमेंट कर रहा होता है वो एट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनकम आपका डिडक्ट कर लेता है टैक्स के तौर पे, जिसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपकी ये टैक्स सैलरी पे कट सकती है, रेंट पे कट सकती है, अगर आप प्रोफेशनल फीस अर्न कर रहे हो तो आपको जो भी कोई पे कर रहा है वो आपके इनकम में से एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट टैक्स के तौर पे कट कर लेगा, विच इज टीडीएस। इसके अलावा होता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स मतलब आपने अपनी फाइनेंशियल ईयर में जो भी कोई इनकम है उसका एस्टिमेट निकाल के एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट अराइव करना है, और थ्रू आउट द ईयर आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। ये टैक्स आप ही नहीं भरना है। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक फर्क था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन जो है वो शिफ्ट हो सकता है, डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है। ये एडवांस टैक्स जो हम इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहे हैं वो आप ही का टैक्स है जो अलग अलग टाइमलाइंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, इसके अलावा तीसरा होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। आपकी जो भी टोटल टैक्स लायबिलिटी है उसमें से टीडीएस माइनस करके, एडवांस टैक्स जो भी आपने 31 मार्च तक भरा हो वो माइनस करके जो भी लायबिलिटी बचता है वो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम तक आपने वो भरना है। और अगर आप ये टैक्स नहीं पे करते हो और विथ टैक्स पेएबल लायबिलिटी अगर आपने ये रिटर्न पे कर दिया, रिटर्न भर दिया, तो आपका रिटर्न इनवैलिड माना जाएगा, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो ध्यान रहे कि जब भी कभी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उससे पहले आपने पूरा का पूरा टैक्स पेमेंट करना कंपलसरी हो जाता है। ओके, ये हमने देखा about income, about taxes. We have also discussed gross total income, net taxable income, टैक्स कैसे भरा जाता है एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे एक दो कॉमन टर्म्स की जो यूज किए जाते हैं, उसमें से एक तो है फाइनेंशियल ईयर जिसको प्रीवियस ईयर भी कहा जाता है, और दूसरा है असेसमेंट ईयर। अभी फाइनेंशियल ईयर ये होता है कि जनरली इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है एवरी ईयर। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात कर रहे हैं
तो हम फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल 2019 एंड एंडिंग ऑन 31st मार्च 2020 की बात कर रहे हैं। मतलब 1st ऑफ अप्रैल 2019 से लेके 31st मार्च 2020 तक का हमने पीरियड कवर किया है। इस पीरियड में आप जो भी इनकम कमाते हो उस पे वो दैट बिकम्स टैक्सेबल इन योर असेसमेंट ईयर। So basically assessment year is immediately following year of the financial year। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल 1920 तो वो बन जाता है असेसमेंट ईयर 2021। तो अगर आपने FY 1920 में मतलब 1st ऑफ अप्रैल 2019 से लेके 31st मार्च 2020 तक अगर कोई इनकम अर्न किया है तो आपने उसका टैक्स रिटर्न 31st जुलाई 2020 तक भरना मैंडेटरी हो जाता है। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हो। हम फिर से आएंगे किसी नए टॉपिक